जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 अपना जो चैप्टर चल रहा है गणित में, चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसमें अपन ने अभी तक गुणज गुणनखंड इनके बारे में अध्ययन किया और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में देखा। आज अपना टॉपिक रहेगा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्या। यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये जो जितने भी नंबर हैं उन सब में भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इससे पहले हमने गुणनखंड में क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी है वो पिछले वीडियो में प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के पीछे की वीडियो देखनी चाहिए और उसके बाद में आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो, यहाँ पे अपन भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं की दो परिभाषाएं लिखते हैं। अभाज्य संख्याओं की क्या लिखते हैं, दो परिभाषाएं। यानी कि देखो, वे संख्याएं जो है ना, देखो, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक व खुद, या इसको ऐसे लिखते हैं अपन, स्वयं, एक व स्वयं वही संख्या हो, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो एक हो या फिर वही संख्या स्वयं हो, उसके अलावा उसका कोई भी गुणनखंड ना हो। यानी कि वही संख्याएं जिनका गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा, ऐसे लिखो, एक व स्वयं के अलावा और कोई भी संख्याएं नहीं होती है, और कोई भी संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती है। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। समझ में नहीं आई क्या है, किताब वाले, है ना। देखो, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5। हमारे पास क्या है, 5। अब 5 के गुणनखंड बताओ आप मेरे को। 5 के गुणनखंड हम करेंगे कि भाई हमने ये तो सीखा कि एक है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो ये तो होगा ही होगा, 1 × 5 = 5। अब आपके ध्यान में कोई ऐसी संख्या है क्या जिन दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए? तो बोला कुछ भी नहीं है, केवल 5 ही है खुद, जिसको अपन वापस 1 से गुणा करते हैं तब क्या आता है, 5 आता है। तो 5 के गुणनखंड क्या हो गए, एक तो 1 हो गया और एक की खुद संख्या 5, ये दो ही गुणनखंड है। इन दो के अलावा इस 5 का और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ये 5 एक क्या हो गई, हमारी परिभाषा के अनुसार ये 5 एक अभाज्य संख्या हो गई। ये 5 एक क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। देखो क्या बोला, वे संख्या है जिनका गुणनखंड एक, ये देखो, एक व स्वयं के अलावा कोई भी संख्या नहीं होती है। अब इन दो के अलावा और कोई भी संख्या इनका गुणनखंड नहीं होती है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में इसका थोड़ा सा उल्टा कर दें, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा कोई और संख्याएं भी होती है, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, न भाज्य व न ही अभाज्य। यानी कि एक को न तो भाज्य बताना है और न ही अभाज्य।
तो भाज्य और अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होगी? 2 से। अब देखो 2 के गुणनखंड करो, एक तो 1 इंटू 2 और दूसरा 2 इंटू 1, यानी कि अब इसके गुणनखंड कितने हो गए? एक तो 1 हो गया और एक कितना हो गया? 2। इसके अलावा 2 के और कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक तो 1 हो गया और एक ये स्वयं हो गया। इसके अलावा और कोई भी 2 के गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या में भी कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है ना? देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल अभाज्य संख्याओं के 2, एक न तो भाज्य और न अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 23 से बंदे को 24 में 24 के गुणनखंड होते हैं, 25 के भी होते हैं, 26 के भी होते हैं, 27 के भी होते हैं, 28 के भी होते हैं, 29 के भी होते हैं, 29 के नहीं होते हैं। तो 23 के बाद में 29। इस प्रकार से संख्या क्या रहेगी? चलती रहेगी, यानी कि जिनका एक और खुद के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, वे संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। जिसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। आप लिखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। या देखो इसकी एक परिभाषा और बताता हूं आपको। अभाज्य अभाज्य देखो एक परिभाषा तो ये हो गई कि गुणनखंड, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं हो। एक परिभाषा और देखो इसी अभाज्य संख्या की एक परिभाषा और, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये भी इसी लाइन का मतलब, ये जो है ये और ये लाइन दोनों सेम है। यहाँ पर हमने क्या बात की? गुणनखंड की बात की। और हम जब गुणज और गुणनखंड के गुण धर्म पढ़ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तब हमने ये भी कहा था कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या में उनका पूरा पूरा भाग जाता है। ये बात हमने उसमें पढ़ी थी, है ना? तो अब यदि एक और स्वयं, हमने कहा कि यदि हम किसी संख्या की गुणनखंड करते हैं तो एक और स्वयं वो संख्या, ये दोनों तो पक्का ही गुणनखंड होंगे, है ना? जैसे मान लो अभी एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड ही नहीं है, और जब गुणनखंड नहीं है तो भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाता, वो ऐसा भी लिखो, भाग तीसरी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। भाग तो ऐसे पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं लाना है। भाग पूरा पूरा, अर्थात शेष फल क्या बचना चाहिए अपने पास? 0। पूरा पूरा भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं। और एग्जाम्पल ये हो गए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब देखो भाज्य संख्या, देखो नाम में देखो अभाज्य, मतलब भाज्य का मतलब होता है भाग, यानी जिसका मतलब संख्या का मतलब संख्या
ए यानी नहीं, यानी अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता हो, किसका? एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का, वो अभाज्य संख्या है ना। तो आप ये परिभाषा अच्छी, इस नाम से ये परिभाषा रिलेट हो रही है। भाज्य का मतलब भाग जाता है, किसका? किसी तीसरी संख्या का, किसको छोड़ करके? एक और स्वयं को छोड़ करके। तो यहाँ पर हम देखो, जब हम भाज्य संख्या का परिभाषा लिख रहे हैं, भाज्य, भाज्य मतलब भाग, भाग जाने वाली संख्या। भाग किसका? वह संख्याएं या वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, अन्य का मतलब तीसरी, चौथी, कोई कितनी भी संख्या हो सकती है, किसी अन्य संख्याओं का भाग जाता है। और जाता है वो भी क्या? पूरा पूरा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखो ना। भाग पूरा पूरा जाता है, वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? वो संख्याएं हो जाएगी भाज्य संख्याएं। ठीक, हाँ, यहाँ तक अपने एकदम सही चल रहे हैं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसी के रूप में परिभाषा, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा और कोई भी संख्या हो, तो वे कौन सी संख्या होती है? भाज्य। इनमें तो कोई एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या गुणनखंड नहीं होती है, और भाज्य संख्याओं में होती है। जैसे कि मान लो, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो, देखिए 4 के गुणनखंड कितने हो रहे हैं इसके हिसाब से देखो। 4, तो 4 के जब आप गुणनखंड करते हो तो पहला तो 1 इंटू 4 और 4 इंटू 1, ये दो गुणनखंड तो सभी संख्याओं में होंगे, 1 और 4, यानी कि जिस संख्या के अपने गुणनखंड करें, एक तो वो संख्या खुद और एक ये 1 है ना, ये वाला, ये सब में कॉमन मिलेगा। ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। और एक गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? जिस संख्या का अपने गुणनखंड कर रहे हैं वो। ये दो गुणनखंड तो हर संख्याओं में होते हैं, है ना। इनके अलावा यदि किसी संख्या में तीसरा गुणनखंड बन रहा है, तब वो संख्या कौन सी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। देखो देखिए, इसके अलावा कोई है क्या? तो हमने कहा हाँ है। जब अपन 2 को 2 से गुणा करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। तो ये तीसरा गुणनखंड कौन सा आ गया? 2 आ गया। तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2 और 4 खुद, ये कितने हो गए? ये 3 गुणनखंड हो गए 4 के, है ना। तो अब यहाँ पे अगर वो भाग की बात करें तो जितने गुणनखंड होते हैं ना, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उनका उस संख्या में यानी कि यहाँ पे संख्या कौन से? 4 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ये हमने गुणनधर्म पढ़ा था, है ना। तो किसी भी संख्या के चाहे कितने भी गुणनखंड हो, उन सभी गुणनखंडों का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो देखिए देखिए, ये हमारी संख्या कौन सी? 4 में हम भाग दे रहे हैं पहले 1 का, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 4 आ जाए? तो 4 बार, यानी कि 4 में 1 का भाग कितनी बार चला रहेगा? 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा। देखो शेष तो जब 0 बचता है, इसका मतलब है कि हमारा भाग है वो पूर्णतः पूरा पूरा चला गया, पूर्णतः विभाजित हो गई वो संख्या। अब देखो, अब किसका देंगे? 2 का, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 4 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो यहाँ पर भी शेष क्या बचेगा? 0, और भाग पर क्या आ गया? 2। और अब 4 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4, है ना। जब आप 2 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, और जब आप 4 का भाग दे दोगे तब ये कितनी बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा। तो इसी प्रकार यही हमने लिखा कि वे संख्या जिनमें एक व स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पे अन्य संख्या 2 हो गई, जरूरी नहीं एक ही हो, कितने अन्य संख्याएं फिर कितनी भी हो सकती है? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। ये हमारी होगी भाज्य संख्या। अब पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमने कहा एक न तो भाज्य और न अभाज्य,
2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये 3 का भी एक और स्वयं के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है, या 1 और 3 के अलावा और किसी की संख्या का भाग 3 में नहीं जाता है। फिर क्या आया 4, तो 4 का हमने गुणनखंड करके देखा, अभी 4 का एक भी गुणनखंड है, 4 खुद भी है, लेकिन इनके अलावा भी कोई तीसरी संख्या जो 2 है, ये भी 4 का एक गुणनखंड है। तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ये 4 है, ये एक भाज्य संख्या है। और भाज्य में भी कौन सी संख्या है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब इसके अलावा जो भाज्य में लिख दी उनको छोड़ करके बाकी सारी क्या हो जाएगी, अभाज्य। जो है ना 4 है, अब 4 के बाद में 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, इस प्रकार से ये सारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। जब आप इन सबको देखोगे ना, तो इनका कहीं न कहीं एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, है ना। अब अपन क्या पढ़ते हैं, सम और विषम। आपको भाज्य और अभाज्य अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से ये जो परिभाषाएं हैं, ये एग्जाम्पल है, ये जो अपने पॉइंट निकल करके आए हैं, देखो मैं ये पॉइंट और लिख देता हूँ, ये पॉइंट में और लिख देता हूँ, इनको अच्छे से सेट कर देते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखनी है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कौन है सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको एक नहीं करना है, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यहाँ पे आपको बढ़िया सा एक नोट लिख लेना है। क्या लिख लेना है, नोट, कि ये आपको ध्यान में रखना है कि एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यानी कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये क्या हो गई, हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हो गई। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन देखते हैं सम और विषम संख्या। अभी हम क्या देखते हैं, सम और विषम संख्याएं, है ना, ओड और इवन नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड एंड। देखो आज हमारा भाज्य और अभाज्य हो गया। आपके पास अपनी बुक अवश्य ध्यान में, आपके पास जब भी आप मैथ के कुछ भी मैथ पढ़ने बैठो, तब आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए और एक आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी किताब होनी चाहिए, आपकी बुक साथ में होनी चाहिए, है ना। और मैं तो कहता हूँ रफ नोटबुक होनी ही नहीं चाहिए आपके पास, रफ नोटबुक होनी ही नहीं चाहिए। और सर क्या बोल रहे हो, रफ नोटबुक होनी नहीं चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, जब आप गणित पढ़ते हो, तो आप जब फर्स्ट क्लास में स्कूल में गए थे, LKG UKG, तब क्या लेके गए थे, स्लेट। तो जब आप गणित पढ़ते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्लेट, और साथ में उस पे लिखने वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हमारी इधर तो इसको भरता बोलते हैं, है ना, आप उधर जो भी बोलते हो, आपके पास स्लेट और चौक, है ना, जो उस पे लिखने वाली होती है, ये दोनों चीज आपके पास हो, तो आपको रफ नोटबुक की जरूरत ही नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, इससे आपका पर्यावरण एनवायरमेंट बचाने में, पर्यावरण बचाने में सहायता मिलती है। क्योंकि आप कॉपियां बचा रहे हो, कॉपियां बचा रहे हो तो कागज बचा रहे हो, और कागज बचा रहे हो तो क्या बचा रहे हो, कागज बचा रहे हो तो आप पेड़ पौधों को बचा रहे हो। ठीक, दूसरा आप अपना पैसा बचा रहे हो, आप अपना क्या बचा रहे हो, पैसा।
और तीसरा, ये स्लेट कितनी जाती है, सस्ती, यानी कि इसको अपन मारवाड़ी में बोले ना तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। मैथ पढ़ने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, स्लेट और चौक। आपके पास आपको रफ नोटबुक की जरूरत ही नहीं है। आप पेन ले जाते हो, है ना, फिर वो खाली हो जाती है, उसको फेंक देते हो। प्लास्टिक वो अपना अलग प्रदूषण फैला रही है, आप कॉपियां भर भर के वो फेंक रहे हो, उनको लेके आ रहे हो, है ना। इससे अच्छा आपके पास क्या हो, स्लेट हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना, एक बार खर्चा करो, नो टेंशन। क्योंकि देखो स्लेट कब खराब होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उस पर ज्यादा पानी डाल देते हैं, उसको खेल खेल में तोड़ देते हैं। तो अभी आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, तो आप अपनी स्लेट को तोड़ोगे भी नहीं। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, रफ नोटबुक नहीं, आज से आपके पास क्या होनी चाहिए, स्लेट होनी चाहिए, है ना। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। तो आपके पास एक उसी पे क्वेश्चन हल करो, सवाल हल करो, मिटाओ, वापस हल करो, मिटाओ। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने ही आप क्या बन जाते हो, परफेक्ट बन जाते हो। तो आगे देखो, सम संख्याएं, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, NUMBER, इवन नंबर, ठीक है। और विषम संख्याओं को ओड नंबर, है ना। तो सम संख्याएं क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो दो का क्या हो, है ना, दो का गुणज हो, है ना। वे संख्याएं जो दो का गुणज हो, बोला समझ में नहीं आया, सिंपल सी परिभाषा देखो, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। और या फिर दूसरी परिभाषा अपन क्या देख रहे हैं कि वे संख्याएं जो दो का गुणज होती है, दो का गुणज होती है, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। बोला सर समझाओ इसको, दो का गुणज ये क्या है। तो हमने क्या कहा, जब अपन दो का, मैंने कहा था ना, किसी का भी अगर आपसे गुणज पूछे तो आपको उसका पहाड़ा लिख देना, टेबल। देखो 2 इंटू 1 बराबर कितना आता है, 2। देखो ये तो क्या है, 2 के गुणनखंड, ये 1 और 2 क्या है, 2 के गुणनखंड। और ये जो 2 है ना, ये इन दोनों संख्याओं का क्या है, ये है इनका गुणज, ये क्या है इनका गुणज। अब अगर आप अगला देखते हो 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या आता है 4। तो ये 4 तो क्या है, इन दोनों का गुणज, इन दोनों का क्या है गुणज। और ये जो 2 है और ये क्या है, 4 के गुणनखंड, यानी कि इधर वाले होते हैं गुणनखंड और इधर वाले होते हैं इन्हीं संख्याओं के गुणज। तो देखो ये सब क्या, जब आप इधर जितने भी लिखोगे ना गुणज, ये क्या है 2 के गुणज है, 2 के गुणज। ये 4 भी क्या है, 2 का गुणज। फिर आगे जब आप लिखते हो 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 6। ये 6 भी क्या है 2 का, ये 6 3 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। ये 2 1 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। फिर आगे लिखते हो 2 इंटू 4, तब कितना आता है 8। तो ये 8 2 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। तो यहाँ पे जब अपन 2 के गुणज लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये 2 के गुणज तो है ही, साथ में इधर वाले की भी गुणज है। यानी कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या उन गुणनखंडों की क्या होती है, गुणज होती है ना। ये हमने अच्छे से पढ़ा है। तो हमने क्या कहा, और मैंने ये भी कहा कि ये जो गुणनखंड होते हैं, इन गुणनखंडों का इन संख्याओं में क्या रहता है, पूरा पूरा भाग ही
चला जाता है। जब अपन दो के गुणज लिख रहे हैं तो उनमें दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से कनेक्ट है। चाहे आप वे लिखो, वे संख्या जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। तो दो का भाग पूरा पूरा कब जाएगा? जब ये सभी क्या होंगे? दो के गुणज होंगे। यानी कि या फिर जिन संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब है उस संख्या का दो कहीं न कहीं क्या है? एक गुणनखंड है, तभी तो उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16, ये सभी क्या है? ये सभी है दो के गुणज, और इनमें दो का क्या जाता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसीलिए ये कौन सी संख्याएं हैं? ये है सम संख्याएं। इनका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी क्या है? ये सभी है दो के गुणज है ना। और इन सभी संख्याओं का दो कहीं न कहीं क्या है? गुणनखंड है। और किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है, उस गुणनखंड का उस संख्या में क्या जाता है? पूरा पूरा भाग जाता है। ये हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ये 2 क्या है? ये है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या, इवन नंबर। ठीक, आइए अपन क्या पढ़ते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको अपन बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर। तो यहाँ पे उल्टा कर दें, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो कौन सी संख्याएं हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। देखो, पूरा पूरा भाग नहीं जाने से मतलब क्या है? कि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं बचता है। शेषफल 0 नहीं आता है। पूरा पूरा भाग जाने से हमारा ये मतलब है कि जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो यदि हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? भाग क्या चला गया? पूरा पूरा चला गया। पूरा पूरा जाने का मतलब है शेषफल कितना आ गया? शेषफल हमारे पास आ गया 0। और पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब क्या है? शेषफल 0 नहीं आया। कोई संख्या आई है, चाहे 1, 2, 3, 4, शेष बच गया कुछ न कुछ, तो शेष बच गया, तो इसका मतलब क्या है? भाग पूरा पूरा नहीं गया। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 का गुणज नहीं होती है। वे संख्याएं जो 2 का गुणज नहीं होती है। और जो संख्याएं 2 का गुणज नहीं होती है, तो इसका मतलब है उन संख्याओं में 2 का गुणनखंड भी नहीं है। और जब 2 का गुणनखंड भी नहीं है तो भाग भी नहीं जाएगा। जैसे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वे संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं होते हैं, वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हो 3 या 1 ही ले, देखो 1 का 1 इंटू 1, यानी कि ये स्वयं ही गुणनखंड है। इस 1 का खुद के अलावा और कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी कि ये सबके पास है। ये जो 1 है ना, ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, लेकिन इस 1 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये स्वयं ही स्वयं का क्या है? गुणनखंड है। ये स्वयं ही स्वयं का क्या है? गुणनखंड, यानी कि 1 का खुद के अलावा और कोई भी साथी नहीं है। जबकि ये 1 है ना, ये सभी का गुणनखंड है, ये सभी का साथ देता है, जबकि इस 1 के पास कोई भी नहीं है। ऐसा ही होता है इस कलयुग में।
ठीक है। हाँ, वे संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। और या फिर वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। पूरा पूरा भाग नहीं जाने से हमारा मतलब है कि शेष पर 0 नहीं बचता। यानी कि अगर अपन भाग देखिए, जब अपना आपको मैं बताता हूँ कि मैं 10 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो मैं 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं कि या तो 10 आ जाए या 10 से कम रह जाए। तो मैं कहता हूँ जब मैं 2 पहाड़ा 5 बार बोलता हूँ, यानी कि 2 का टेबल जब मैं 5 टाइम बोलता हूँ तो मेरे पास क्या रहता है, 10 आ जाता है। और जब 10 में से 10 माइनस करते तो हमारे पास क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा है यहाँ पर शेषफल। ये हमारा क्या है, शेषफल। ये जो हमारा क्या है, ये है भागफल। ये हमारा क्या है, भागफल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाग दे रहे हैं इसका अपन, है ना। ये हमारा क्या है, भाग देने वाला, यानी कि भाजक। ये हमारा क्या है, भाजक। और ये 10 हमारा क्या है, भाज्य। इस प्रकार ये छोड़ो आप भाज्य भागफल, आपको इतना ध्यान रखना है जो उत्तर आता है कितनी बार भाग गया वो भागफल, और क्या बचा वो शेषफल। तो यदि शेषफल 0 बच जाता है इसका मतलब है कि 2 का भाग 10 में पूरा पूरा चला गया। तो ये 10 एक क्या है, ये 10 एक सम संख्या है। अब इसका एग्जाम्पल, अब एक का 2 के अलावा और कोई भी गुणज नहीं है। जब गुणज ही नहीं है तो भाग भी कहां से जाएगा, तो 1 में 1 का भाग। फिर देखो 1 के बाद में 3 की कितने गुणज है, 3 के गुणनखंड, एक तो 1 हो गया खुद और एक 3 हो गया। इसके अलावा 3 के और कोई भी गुणनखंड नहीं है। इनकी जब 1 को 3 से गुणा करते हो तब 3 आता है, या फिर आप 3 को 1 से गुणा करते हो तब 3 आता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी 2 संख्याएं नहीं है जिनको गुणा करने पर हम क्या लेके आ जाए, हम 3 लेके आ जाए। तो 3 की गुणनखंड कितने हो गए, एक तो 1 खुद, सॉरी एक तो 1 और एक 3 खुद। अब 2 इसका गुणनखंड नहीं है, और जब 2 गुणनखंड नहीं है तो फिर ये 2 का गुणज भी नहीं हुआ, 2 का गुणज भी नहीं हुआ। ये भाई 3 2 का गुणज कहां से हो जाएगा, जब यहाँ पे 2 है ही नहीं। भाई इधर जो गुणनखंड होते हैं वही तो इधर जो गुणनखंड होते हैं, इन गुणनखंडों का ये इधर वाला गुणज होता है। तो यहाँ जब 2 है ही नहीं तो ये गुणज कहां से हो जाएगा। तो वे संख्याएं जो 2 के गुणज नहीं होती है, या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जब 2 इधर इनमें गुणनखंड ही नहीं है 2 3 का, तो फिर 3 में 2 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, भाज्य और सम और विषम संख्याएं। ये देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सम और विषम संख्या 1 3 5 7 फिर 9 में भी नहीं जाता है। देखो भाज्य संख्या जरूर नहीं है, जो है भाज्य संख्या है वो विषम में नहीं आई। 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 19 21, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1। 1 क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे छोटी सम संख्या के साथ साथ ये 2 और क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ये 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये 2 के 2 गुण हो गए, ये 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, लेकिन एक विषम संख्या है। ठीक, ये हमारा सम और विषम भी हो गया। अभी अपन क्या है, हमारी किताब में एक एग्जाम्पल है उसको करते हैं। तो चलिए देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, देखो मैंने उदाहरण लिखा है। तो 15 से छोटी एक 15 से छोटा है 3 5 7 9 11 13। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है तो ये हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कंप्लीट हो जाता है साथ ही में 7। एग्जाम्पल नंबर 4 है 15 से छोटी अभाज्य संख्या, 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं, सॉरी 15 से छोटी क्या पूछिए, अभाज्य संख्या पूछिए। ओ यहाँ पे हमने क्या लिख रखी है, यहाँ पे हमने तो विषम संख्याएं लिख रखी है।
तो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 15 से, तो अभाज्य संख्याएं देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो देखो कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 9 अभाज्य है क्यों, क्योंकि 9 में 1 का और 9 खुद के अलावा तीसरी संख्या 3 का भी भाग जाता है, इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है। फिर 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 तो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 में 1 का भी जाता है, स्वयं का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, इसीलिए 15 क्या है, भाज्य संख्या है। इसीलिए 15 से छोटी क्या हो गई अभाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसका बेसिक जो सामान्य जानकारी है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, फिर अपन अगले वीडियो में अपन खुद करेंगे। पहले आपको इन्हीं बेसिक के हिसाब से आपको करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।